राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 70 सीटों पर मतदान चल रहा है। हमारे साथ देशदीप सक्सेना जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रेक में आज जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे। सर, एक सवाल जो आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन उसमें एक और क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहता हूं। अभी हमारे सहयोगी कुछ ओल्ड सीनियर सिटीजन से बात कर रहे थे और उन्होंने एक पॉइंट कहा कि हमारे मुद्दे की तो कहीं बात ही नहीं होती है। कोई पार्टी जो अपने मैनिफेस्टो में भी नहीं रखता है। ओल्ड एज होम की हालत बहुत खराब है। क्या आपको लगता है इन सब चीजों पे भी तवज्जो देने की जरूरत है पार्टियों को? देखिए, इन सब चीजों पे ही तवज्जो देने की जरूरत है पार्टी को। आप बोला इनकी देने की जरूरत है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये मुद्दे हैं जिन पे चुनाव होना चाहिए कि बुजुर्गों को किस तरीके से हैंडल करेंगी पॉलिटिकल पार्टीज। बेरोजगारों की समस्या जो इतनी भीषण समस्या है, ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि अक्रॉस द कंट्री बेरोजगारों की समस्या बहुत भीषण है। महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है। हम वापस बेरोजगार बुजुर्गों की बात करते हैं। मनोरंजन जी, देखिए, जो ध्रुव शुक्ला जी से बात कर रहे थे आपके संवाददाता, उन्होंने सबसे पहले जो बात बताई वो ट्रैफिक की। आप ट्रैफिक में कई चौराहे तो ऐसे हैं, और खासतौर से एक चौराहे का मैं जिक्र करूंगा जिसको भोपाल का पॉलिटेक्निक का चौराहा कहा जाता है। वहाँ पॉलिटेक्निक है एक पुराना, और वो चौराहा वहां है जहां से केवल मुख्यमंत्री निवास 100 मीटर की दूरी पे है। उस चौराहे पे रोज साल भर 365 दिन कम से कम 10 पुलिस वाले खड़े रहते हैं ट्रैफिक के, लेकिन वो पुलिस वाले सिर्फ मुख्यमंत्री जी की गाड़ी को निकालने के लिए खड़े रहते हैं। वहां से अगर कोई बुजुर्ग निकलना चाहे अपनी तरफ से तो उसको कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगता है, क्योंकि सब तरफ से गाड़ियां आती हैं, बहुत तेज गति से गाड़ियां आती हैं। तो ध्रुव जी ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। एक दूसरा यह कि जो फुटपाथों की जो स्थिति हो गई है भोपाल में या मध्य प्रदेश के कई शहरों में, एक तो फुटपाथ गायब होते जा रहे हैं, फुटपाथ बहुत ऊंचे हो गए हैं। जिस बुजुर्ग को आर्थराइटिस की समस्या है, वो समस्या से ग्रस्त आदमी फुटपाथ पे चढ़ ही नहीं पाता। उसको लगता है कि पीछे से ट्रैफिक वाला मार देगा। फिर उन्होंने ओल्ड एज होम्स की बात मैं आपसे समझना चाह रही हूँ जी। आप यहाँ पर जो तमाम मुद्दे बता रहे हैं, आपसे समझना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है 5 राज्यों में जो चुनाव है वो 2024 के लिए एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इस बार जो चुनाव प्रचार भी हुआ है तमाम पार्टियों की तरफ से, उसमें जैसे कि बीजेपी की हम बात करें तो 5 साल गरीबों को मुफ्त राशन की बात हुई है। कांग्रेस ने 11 गारंटी की बात की है। तो आप जो मुद्दे बता रहे हैं, जनता आज जो वोट डालने के लिए निकलेगी उनके जहन में क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा अहम हो जाते हैं, ये तमाम जातिगत जनगणना और तमाम मुद्दे जो उठाए गए हैं तमाम पार्टियों के द्वारा? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो मुद्दे हैं, मुझे लगता है दरअसल वो इस जो बाकी जो मुद्दे हैं, जैसे धर्म का मुद्दा हुआ, हिंदू मुसलमान का मुद्दा हुआ, ये मुद्दे जो मूल मुद्दे हैं देश के, जो गरीबों के, जो बुजुर्गों के, जो अनएम्प्लॉयड बेरोजगारी के या महंगाई के, ये मुद्दे इन मुद्दों में सुपरफिशियल मुद्दे बोलूंगा मैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। मंदिर हर घर में है। देखिए, धर्म की बात सब लोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं करना चाहता, हर आदमी भाईचारे से रहना चाहता है। लेकिन इस पूरे शोरगुल में ये सारे मुद्दे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं गुम जाते हैं। एनडीटीवी हमेशा से इन मुद्दों को उठाता आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि एकमात्र ऐसा चैनल है, अगर हो सकता है मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये चैनल है जो लगातार ये मुद्दे उठाता आ रहा है कि ये वो मुद्दे हैं जिससे जनता डायरेक्ट जुड़ी हुई है। हमारा, आपका या किसी भी परिवार का सीधा सीधा लेन देन इस मुद्दे से होता है। हम जब खाना खाने बैठते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत महंगा है, ये चीज नहीं खानी है, वो चीज नहीं खानी है, पेट्रोल पानी महंगा है। तो ये मुद्दे हैं दरअसल जो मुद्दे आने चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान या ओबीसी की जनगणना। मतलब ये वो मुद्दे हैं जिनसे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता में रहना चाहती हैं, सत्ता पे कब्जा करना चाहती हैं, और इन मुद्दों के शोरगुल में जो मूल मुद्दे हैं हमारे देश के, वो मुद्दे गायब हो जाते हैं। सक्सेना जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब आपको सुनवाते हैं अपने दर्शकों को कि फर्स्ट टाइम वोटर्स से हमारे सहयोगियों ने अलग अलग जगह बात की, वो क्या सोचते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, ये सुनवाते हैं आपको। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आपके लिए तो कुछ और इश्यूज रहा होगा, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, रोजगार, क्या है आपके लिए मुद्दे? मतलब या बेसिकली एजुकेशन, सोशल कॉजेज पे वर्क करना, यही सब। ये आपके लिए इशू है। आपका नाम? भूमिका। भूमिका, अभी फर्स्ट टाइम? नहीं, मैंने पहले किया। अच्छा, आपने पहले किया? हाँ। आप लोग दोनों दिखा दो दीजिए, आपने तमाम दोस्तों को कहिए। अब ये फोटोज इंस्टाग्राम और ये सब पे जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। आप डालेंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अपने दोस्तों से अपील करेंगे जल्दी आओ वोट करो। नाश्ता बाद में करना, जलपान बाद में, पहले उठो पहले वोट दो। पहले उठो पहले वोट दो। बहुत बढ़िया।
I cast my first vote to a party. Can you just Yeah. वैसे तो बहुत सारे इश्यूज है जो मैंने फेस किया आज तक. फर्स्ट जो इशू था वो एजुकेशन से रिलेटेड था. के लिए शिक्षा व्यवस्था आप कह रही हैं कि एक बड़ा मुद्दा था. First of all, expect the thing about related to education. In MP, the education has to improve because we as students right now we are going to different cities and different towns for education, and the problem is there is a lot of brain drain in Madhya Pradesh as far as concerned. So I feel there should be more universities, and obviously there should be more a push towards other sectors also, not just engineering and medical. There should be sectors related to art, psychology. I am a psychology student, and as we all know there's a lot of stress around going on. So I feel education sector has a lot of scope to improve, and I feel if new government puts efforts on that, it can be improved. विकास हो अच्छे से कोलार क्षेत्र में. शहर बेहतर होना चाहिए. मतलब ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए और एजुकेशनल फैसिलिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटी ये भी बढ़ने चाहिए. बढ़ने चाहिए. थोड़ा सा वो मिलना चाहिए, कंसेशन मिलना चाहिए. सक्सेना जी, आपने सुना इन बच्चों को. अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, दोनों कहा एजुकेशन व्यवस्था सुधरनी चाहिए. ये वही राज्य है जहाँ पर व्यापम हुआ था, याद दिला दूँ आपको. एक ने कहा MP एजुकेशन हैज़ टू इम्प्रूव, शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, खासकर मध्य प्रदेश में सुधार. एक ने कहा ब्रेन ड्रेन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से हो रहा है. एक बच्ची ने कहा कि मेडिकल इंजीनियरिंग पर ही जोर देते हो, साइकोलॉजी पे भी जोर दिया करो. अब हम पूरी दुनिया जो है मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं. आपकी टिप्पणी चाहूंगा, उसके बाद ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे. जी देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है मनोरंजन जी, शिक्षा का और चिकित्सा का. मध्य प्रदेश में शिक्षा की क्या स्थिति है हम सब जानते हैं, बेरोजगारी की क्या स्थिति है. आप देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के 2019 से एग्जाम्स के कई एग्जाम्स ऐसे हुए जिसके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं. व्यापम की आपने बात उठाई, इतना बड़ा मुद्दा था व्यापम का, जिसमें और डॉक्टर जैसा पेशा उसमें शामिल था. कैसे कई लोग ऐसे बन गए जो डिजर्व नहीं करते थे. अभी भी देखिए, हाल में पटवारी की परीक्षा हुई, 5 साल में एक बार वो परीक्षा हुई. क्यों नहीं, पहले तो हर साल वो परीक्षा हुई. फिर 5 साल में एक बार जब परीक्षा हुई, वो भी घपले में गुम गई वो परीक्षा. उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया. उसका रिजल्ट आया है, लेकिन सरकार ने उस पर रोक लगा दी क्योंकि उसमें भी एक स्कैम निकल के आया. अब जिन 9,000 लोगों की उसमें भर्ती हो गई है, उनका भविष्य अंधकार में. उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये एग्जाम एग्जिस्ट करता है, हम सिलेक्ट हुए हैं तो उसका मतलब क्या है सिलेक्शन का. कुल 9 लाख लोग उसमें अपियर हुए हैं और पूरे 9 लाख के 9 लाख लोग उसमें बड़े नाराज हैं. उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम दोबारा से होगा कि यही एग्जाम होगा. उस पर एक 1 मैन कमीशन भी सरकार ने बिठाया, लेकिन अभी किसी को नहीं मालूम कि उसकी रिपोर्ट कब आएगी. उसकी रिपोर्ट 30 अगस्त को आनी थी, अभी नवंबर चल रहा है. तो ये जो स्थिति है मध्य प्रदेश में शिक्षा की, बहुत अजीब सी स्थिति है. सरकार लगातार मेडिकल कॉलेजेस खोल रही है. देखिए, बहुत बहुत प्राउड से बताती है शिवराज सिंह चौहान की सरकार कि पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे कांग्रेस सरकार में और अब कितने मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं. लेकिन मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति क्या है, वहाँ फैकल्टी नहीं है. वहाँ जो जिला अस्पतालों से जो डॉक्टर्स है वो वहाँ वो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे. वहाँ डीन नहीं है, वहाँ फैकल्टी नहीं है. तो शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है. दरअसल एक जमाना था जब भोपाल में 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हुआ करते थे. धीरे धीरे करके वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद होते गए. सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छुपी नहीं है कि मध्य प्रदेश में क्या है. अभी सर, यहाँ पे आपने तमाम बातें बताई कि किस तरह की वहाँ की समस्याएं हैं, क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं. आपसे अब ये समझना चाह रहे हैं, बहुत ही संक्षेप में आप बताएं, क्योंकि अगर 18 महीने के कार्यकाल को अगर छोड़ दे कमलनाथ के, तो 18 साल से पिछले शिवराज सिंह चौहान यहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनका कार्यकाल चल रहा है. जनता आज जब जा रही होगी तो क्या कुछ सोच रही होगी और किस तरह के इस पूरे कार्यकाल को और वर्सेस जिसे कहें कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी देख रही होगी आज? देखिए, हमने जिन लोगों को अभी टीवी स्क्रीन पे बताया वो सब युवा थे. तो अगर हम वोटर्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटें तो बुजुर्ग लोग उनकी समस्याएं लेके, जब उनके जेहन में होंगी वो समस्याएं, वो लेके शायद वोट देने जाएंगे. लेकिन जो हमारा युवा वर्ग है वो डेफिनेटली लगातार रोजगार की बात कर रहा है. मैंने जिन लोगों से बात करी वो बच्चे रोजगार की बात करते हैं. आपने जिन लोगों को दिखाया वो रोजगार की बात करते हैं. फिर कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में रिलीजन भी रहता है, जब वो वोट डालने जाते हैं कि किसको वोट डालना है, किसको वोट नहीं डालना है. हिंदू मुसलमान भी उसके दिमाग में रहता है. तो अलग अलग कैटेगरीज हैं वोटर्स की, जो जब वो वोट डालने जाती है तो उनके दिमाग में वो रहता है. फिर अभी सरकार ने, हमने देखा एक गेम चेंजर स्कीम जिसको सरकार सोचती थी लाडली बहना योजना, वो उसके बेनिफिशियरीज करीब 1,25,00,000 हैं. तो क्या उनके मन में यही रहेगा कि सरकार ने पिछले 2-3 महीने से जो उनको कैश दिया है, क्या वो उस कैश के दबाव में रहेंगे जब वो वोट डालने जाएंगे? ये सारी बातें अभी
तब समझ में आएंगी जब रिजल्ट आने शुरू होंगे और बिल्कुल, ये उसके समझ लिए में थोड़ा आएगा सा कि कितनी इंतजार सरकार करना बनती है। होगा। 3 बिल्कुल। तारीख वो है जब सबकी दिलों की धड़कनें यहाँ पर बड़ी होंगी, क्योंकि ना सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बल्कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सब एक साथ सबके सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देशदीप सक्सेना जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, वो तमाम जानकारी दे रहे थे। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज जो चुनाव चल रहे हैं, हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। देखते हैं एक झलक। जुल्फिकार अली, सौरभ गुप्ता छत्तीसगढ़ में है, इसके अलावा अनुराग द्वारी, अमृतांशी और हिमांशु शेखर मध्य प्रदेश में हैं। पल पल की जानकारी आपको आज हम दे रहे हैं चुनाव से जुड़ी। वहीं मध्य प्रदेश में आज एक चरण में हमने बताया किस तरह से 230 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही ये वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक चलेगी। मध्य प्रदेश के 3 नक्सल प्रभावित सीटों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान हो रहा है। और आप देख रहे हैं तमाम दिग्गज यहाँ पर आज जो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इसमें कमलनाथ जो है वो छिंदवाड़ा से खुद उम्मीदवार भी है, प्रत्याशी भी है, वहां उन्होंने वोट डाला है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान बुधनी से उम्मीदवार है, वहां पर जैतगांव में जो पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ बना हुआ है, वहां उन्होंने पूरे परिवार के साथ जाके वोट डाला है। और एक तस्वीर में आप देख रहे हैं बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय को, जो कि सुबह करीब 8 बजे मतदान उन्होंने किया है। इंदौर 1 सीट से वो उम्मीदवार हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में मतदान किया है। चौथी बार दतिया से बीजेपी के वो उम्मीदवार हैं। तो आपको बता दें कि किस तरह से आज ईवीएम में तमाम लोगों की, उम्मीदवारों की किस्मत यहां पर कैद हो जा रही है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं वोट डालने से पहले किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं और उन्होंने पूजा अर्चना की है। और तमाम जो उम्मीदवार आज मैदान में हैं, वोटिंग से पहले वो पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, रामेश्वर शर्मा, तो बिलासपुर में आपने देखा रामेश्वर शर्मा को। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय की इंदौर से तस्वीरें आई और सीहोर से शिवराज सिंह चौहान, तमाम दिग्गज वोट डालने से पहले आज पूजा अर्चना करते हुए। छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। आज दूसरे चरण के लिए यहां पर मतदान हो रहा है। कुल 90 सीटें हैं, 20 सीटों पर पहले मतदान हो चुका है, जिसमें कि नक्सल प्रभावित बस्तर की 12 सीटें भी थी। और आज सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। आप तस्वीरों में देखिए, बुजुर्ग महिला को आप देख सकते हैं। तो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। 70 सीटों पर आज छत्तीसगढ़ में वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में जैसा कि हमने बताया 20 सीटों पर वोट डाले गए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो पाटन सीट से चुनाव मैदान में है। वहीं अंबिकापुर सीट से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और सक्ती सीट से विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत अपनी किस्मत आज आजमा रहे हैं। राज्य के कुल 10 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है आज जो मतदान हो रहा है उसमें। जबकि बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनांदगांव से चुनाव मैदान में है। बीजेपी ने अपने 4 मौजूदा सांसदों को भी इस बार चुनाव में उतारा है। 70 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कुल मैदान में 1181 उम्मीदवार हैं। साथ ही मतदान केंद्रों की अगर बात करें तो 18,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं। और छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट मानी जाती है पाटन। वहां पर मतदान के दिन काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें भी देखने को मिल रही है।